आज ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात करी हुई है। एल्बर्ट बंड्यूरा की ऑब्जर्वेशन लर्निंग है। और ऑब्जर्वेशन लर्निंग का मतलब ये होता है कि जब हम न्यू बिहेवियर देख के सीखते हैं, दूसरों के एक्शंस को देख के सीखते हैं, वो एक रोल मॉडल होता है जिसको हम कॉपी करते हैं। एंड समटाइम्स द बिहेवियर इज डिजायरेबल एंड समटाइम्स इट इज नॉट। तो कई बार तो हम अच्छी चीज सीख जाते हैं देख के, और कई बार वो चीज डिजायरेबल नहीं होता। तो ये एक्सपेरिमेंट बेंड्यूरा ने किया था बोबो डॉल का छोटे बच्चों पे, ये चीज प्रूव करने के लिए कि बच्चे जो हैं बड़ों के एक्शंस कॉपी करते हैं। Albert Bandura's classic study in observation learning involved having a preschool child in a room. तो एक प्री स्कूलर चाइल्ड था एक रूम में एक्सपेरिमेंटर के साथ, एंड अ मॉडल इंटरेक्टेड विद टॉयज। और एक और बच्चा था जिसको एक टॉय रूम में टॉयज के साथ बिठाया हुआ था, तो वो उसको देख रहा था टीवी पे या दूसरे रूम में शीशे से उसको दिख रहा था। तो एक बच्चा है जो एक रूम में बैठा है बहुत सारे टॉयज के साथ, और एक दूसरा बच्चा बाहर से उसको देख रहा है, और जो अंदर रूम में उसको नहीं पता कि बाहर उसको कोई देख रहा है। इन वन कंडीशन द मॉडल इंटरेक्टेड विद टॉयज इन एन नॉन एग्रेसिव मैनर, कंप्लीटली इग्नोरिंग द प्रेजेंस ऑफ द बोबो डॉल। तो एक बार एक कंडीशन में क्या हुआ कि जो अंदर टॉय के साथ बच्चा था, उसने उसको जो अंदर डॉल थी, बोबो डॉल इस तरह की कोई डॉल है जिसको पंच करते हैं तो वापस आ जाती है, तो वो हवा भरी होती है जिसमें क्लाउन शेप का। तो वो ऐसे कुछ टॉयज रखे थे, वो डॉल भी रखी थी, तो उस बच्चे ने उसको इग्नोर कर दिया और उसके मतलब उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। एक कंडीशन तो ये थी। एक दूसरी कंडीशन ये थी कि वो जो बच्चा था मॉडल था जिसको दिखा रहे थे रूम के अंदर था, जो जिसको बाहर वाला बच्चा देख रहा था, तो वो जो मॉडल था वो डॉल के साथ बहुत अग्रेसिव हो जाता है, वो डॉल को किक करने लग जाता है, उस पर चिल्लाने लग जाता है, उसको फेंकने लग जाता है, हिट करने लग जाता है हैमर के साथ। तो मतलब जो बाहर एक बच्चा बैठा हुआ है जो व्यूअर है, एक है व्यूअर जो देख रहा है और एक है मॉडल जो ये सब चीजें कर रहा है। तो उस व्यूअर को उन्होंने दो कंडीशंस दिखाई। एक कंडीशन में तो उस बच्चे ने उस डॉल को टोटली इग्नोर कर दिया, उसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं किया। दूसरी कंडीशन में उस मॉडल ने उस डॉल को खूब एग्रेशन दिखाया उसके सामने। अभी इस बच्चे ने दोनों को ही देखा है, तो अब जब इस बच्चे को रूम में इस डॉल के साथ छोड़ेंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इग्नोर करेगा कि अग्रेशन दिखाएगा। तो when the child was left alone in the room and had the opportunity to play with the toys, a camera filming through a one-way mirror caught the children who were exposed to the aggression model beating up the bobo doll in exact imitation of the model. तो जिन बच्चों ने उस मॉडल को उस डॉल को मारते हुए देखा था, उन बच्चों ने वही सेम बिहेवियर किया जब उनको उस रूम में रखा उस डॉल के साथ। तो उन बच्चों ने भी उस डॉल के देख के उसको किक करा, उसको हर्ट करा, मतलब कि जैसे उन्होंने देखा वैसे उन्होंने किया। तो यहाँ पे इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि बच्चे जो हैं देख के एक्शन सीख जाते हैं। द चिल्ड्रन हु सॉ द मॉडल डॉल इग्नोर द डॉल डिड नॉट एक्ट एग्रेसिवली टुवर्ड द टॉय। तो जिन बच्चों ने ये देखा था कि उसने उस डॉल को इग्नोर कर दिया, तो वो बच्चे एग्रेसिव नहीं हुए उस डॉल के साथ जब उनको रूम में छोड़ा। लेकिन जिन बच्चों ने ये देखा था कि जो मॉडल था वो डॉल को बहुत मार रहा था, तो वो बच्चे अंदर जाके टॉय रूम में उन्होंने भी सेम बिहेव किया। Obviously, the aggressive children had learned their aggressive actions from merely watching the model. तो इसका मतलब उन्होंने देख के सीखा। अब यहाँ पे कोई रीइंफोर्समेंट तो नहीं थी कि कोई उनको रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा था, फिर भी उन्होंने देख के वो एक्शन सीख लिया। तो द फैक्ट इज लर्निंग कैन टेक प्लेस विदाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस। कि लर्निंग तो दोनों को ही हुई है, जिन्होंने इग्नोर कर दिया उसको भी लर्निंग हुई है, जिन्होंने उसको मारा उसको भी लर्निंग हुई है। तो दोनों केस में ही लर्निंग होती है, अगर आप उसको वो रीइंफोर्समेंट दो या ना दो, जिसको हम लेटेंट लर्निंग बोलते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिर लेटर स्टडीज में बेंड्यूरा ने एक और बार इसी अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने की कोशिश की थी, एक और बार स्टडी की थी जिसमें उन्होंने ना रीइंफोर्समेंट भी रखी थी, रिवॉर्ड भी रखा था। बेंड्यूरा शोड अ फिल्म ऑफ अ मॉडल बीटिंग अप बोबो डॉल। उस टाइम उन्होंने एक फिल्म दिखाई, एक मॉडल यानी कि एक बच्चे की जो बोबो डॉल को मार रहा है। अब एक कंडीशन तो उन्होंने ऐसी दिखाई कि जो
बच्चा मार रहा है डॉल को, उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है, बाद में उसको टॉफी या कैंडी देके रिवॉर्ड कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन में दिखाया कि जो बच्चा डॉल को मार रहा है उसको पनिश किया जा रहा है। अब बच्चों ने दो चीजें देख ली, एक बार तो देखा कि रिवॉर्ड मिल रहा है, दूसरी बार देखा पनिशमेंट मिल रही है, और ये व्यूअर्स है, बच्चे हैं जो देख रहे हैं। एक बार उन्होंने देखा कि जब उसने डॉल को मारा तो उसको रिवॉर्ड मिला, एक बार उन्होंने देखा, मतलब दूसरे ग्रुप ने देखा कि जो डॉल को मार रहा है उसको पनिशमेंट मिल रही है। तो अब जो ग्रुप रिवॉर्ड देखेगा वो तो रिवॉर्ड लेने के लिए वैसा ही बिहेव करेगा, और जो पनिशमेंट देखेगा वो पनिशमेंट से बचने के लिए वैसा बिहेव नहीं करेंगे। So when placed in the room with toys, children in the first group beat up the doll, but the children in the second group did not. तो वैसे ही हुआ कि जो पहला ग्रुप था जिन्होंने रिवॉर्ड लेते हुए देखा था मॉडल को, उन्होंने भी उसको डॉल को बहुत एग्रेसिवली वो करा, किक किया ताकि उनको भी रिवॉर्ड मिले। और जो वो वाला ग्रुप था जिन्होंने देखा था कि अगर वो डॉल को मारेंगे तो उन्हें पनिशमेंट, उस बच्चे को पनिशमेंट मिली थी, तो इस ग्रुप ने उस डॉल को एग्रेशन नहीं दिखाया। So when Bandura told the children in the second group that he would give them a reward if they could show what model in the film did, each child duplicated model's action. फिर बंड्यूरा ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि जिन बच्चों ने पनिशमेंट देखी थी कि पनिशमेंट मिल जाती है अगर हम मारते हैं, तो उसको बंड्यूरा ने बोला कि चलो अगर तुम इसको वैसे ही करोगे जैसे वो बच्चा कर रहा था तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक्शन तो उन्होंने भी सीख लिया था, लेकिन वो तब तक नहीं उसको दिखा रहे थे जब तक उन्हें ये कंफर्म नहीं हुआ कि उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। Both the groups had learned watching the model, but only children watching the successful model imitated the aggression. तो जिसने देखा कि रिवॉर्ड मिल रहा है उन्होंने तो उसके एक्शंस को कॉपी कर लिया, और जिन्होंने देखा पनिशमेंट मिल रही है उन्होंने नहीं किया जब तक कि उन्हें बोला नहीं कि आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा। इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस मैटर करता है कि आपको किसी एक्शन के बाद रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रही है, ये चीज मैटर करता है कि आप अपना बिहेवियर उस टाइम पे कैसे दिखा रहे हो। Tendency for some movies and television programs to make heroes out of violent and aggressive bad guys is particularly disturbing in the light of these findings. तो मतलब यहाँ पे ये पता चला था कि जैसे मूवीज में जो हीरोज होते हैं उनको बहुत एग्रेसिव और वायलेंट दिखाते हैं ना, तो वो फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि बच्चे फिर उसी चीज को इमिटेट करते हैं। बेशक वो एक्चुअली में उस चीज को उस टाइम बिहेवियर में शो नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर एक लेटेंट लर्निंग होती रहती है, और जब उन्हें लगता है कि वो चीज करने से उनको कुछ बेनिफिट होगा तो वो उस तरीके से बिहेव करते हैं। अब इसके आगे चलते हैं 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग में। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में 4 एलिमेंट है। एक तो है अटेंशन, कि जब भी किसी चीज को लर्न करना है ऑब्जर्वेशन के थ्रू तो उसके ऊपर पहले तो अटेंशन पे करनी जरूरी है। जब आप अटेंशन पे करोगे तभी आप उसके ऊपर उसको ज्यादा ध्यान से समझोगे, उसको लर्न करने की कोशिश करोगे, तो अटेंशन पे करना। दूसरी चीज है मेमोरी, जो आपने चीज सीखी है उसको मेमोरी में रिटेन करके रखना। रिटेन करके रखोगे तो जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा तब आप उसको शो कर पाओगे। तीसरी चीज है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब वही सेम चीज कॉपी करना, दोबारा से रिप्रोड्यूस करना सेम एक्शन। तो अब जैसे एग्जांपल है कि 2 ईयर ओल्ड अगर किसी 2 साल का बच्चा है, किसी को शूलेस टाई करना देखता है कि शूलेस बांध रहा है कोई, तो वो हो सकता है उसके स्टेप्स जो हैं वो लर्न कर ले, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं कर पाएगा। अगर लेकिन उसके मेमोरी में वो चीज रहेगी तो वो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद उस चीज को कर पाए। उसी टाइम पे परफॉर्म ना कर पाने का मतलब ये नहीं होता है कि लर्निंग नहीं हुई है। लेटेंट लर्निंग हो जाती है तो बाद में जाके बिहेवियर में नजर आ सकती है। फिर है मोटिवेशन, कि जो चीज आप देख रहे हो आपका डिजायर या मोटिवेशन होनी चाहिए उसको देखने की, उसमें अटेंशन देने की और उसको याद रखने की। तो जब तक मोटिवेशन नहीं होगी, जैसे अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो लोग मोटिवेटेड होते हैं उस चीज को समझने के लिए, तो जब तक मोटिवेशन नहीं होगी ना तो आप उसको ज्यादा ध्यान से समझोगे और ना ही उसको बाद में इमिटेट करोगे। तो कोई भी चीज को बाद में इमिटेट करने के लिए आपको कोई ना कोई मोटिवेशन की जरूरत है। जैसे इस केस में बच्चों को बोला था कि अगर आप उसकी तरह करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो ज्यादा इमिटेट करते हैं।
इनको आप इजीली याद कर सकते हो चारों एलिमेंट्स को AMIM के नाम से। A फॉर अटेंशन, M फॉर मेमोरी, I फॉर इमिटेशन, M फॉर मोटिवेशन। तो AMIM हो गया। अब यहाँ पे समरी दी हुई है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की और ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी की। कॉग्निटिव लर्निंग में पहले टॉलमैन का रैट्स के साथ जो एक्सपेरिमेंट था लेटेंट लर्निंग वाला, जिसमें उन्होंने देखा था कि जिन रैट्स को उन्होंने रीइंफोर्समेंट नहीं दी थी लर्न तो उनको भी हो गया था। फिर था कोलर का चिंपांजी वाला, जिसमें उन्होंने देखा था कि ट्रायल एंड एरर करने के बाद सडनली इनसाइट लर्निंग हुई थी चिंपांजी को। फिर सेलिगमन का था डॉग्स के साथ वाला, जिन्होंने उसमें दिखाया था कि उनको लर्नड हेल्पलेसनेस हो गई थी क्योंकि वो उस जगह से निकल नहीं पाए थे, तो जब मौका दिया तब भी वो डॉग वहां से एस्केप नहीं हो रहे थे। फिर ऑब्जर्वेशन लर्निंग में बंड्यूरा का ही है मेनली वोबोडॉल वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि लेटेंट लर्निंग होती है बच्चों के अंदर दूसरों को देख के, लेकिन उसको शो तब करते हैं जब उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा हो। की एलिमेंट्स जो हमने पढ़े हैं वो है अटेंशन, उसके बाद मेमोरी, फिर उसके बाद इमिटेशन और फिर मोटिवेशन। अब इसके आगे क्विज है छोटा सा, ये क्विज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉग्निशन रेफर्स टू। कॉग्निशन किसे बोलते हैं? बिहेवियर दैट इज ऑब्जर्वेबल, नहीं। बिहेवियर दैट इज डायरेक्टली मेजरेबल, ये दोनों तो बिहेवियरिज्म में आते हैं। मेंटल इवेंट दैट टेक प्लेस व्हाइल अ पर्सन इज बिहेविंग, तो कॉग्निशन क्योंकि मेंटल उससे प्रोसेसेस से रिलेटेड है वर्ड कॉग्निशन, तो यही आएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है टॉलमैन की मेज स्टडी में द फैक्ट दैट ग्रुप ऑफ रैट्स रिसीविंग रीइंफोर्समेंट only after day 10 of the study solved the maze far more quickly than did the rats who had been reinforced from the first day। तो टॉलमैन की स्टडी आपको याद होगी अगर, कि जिस रैट को 10 दिन बाद रीइंफोर्समेंट दी थी उसने एकदम से मेज सॉल्व कर दी थी, तो उसका क्या मतलब है? इतने दिन से वो मेज में घूम रहा था लेकिन सॉल्व नहीं कर रहा था, लेकिन 10 दिन बाद जैसे ही उसको रीइंफोर्समेंट मिली उसने सॉल्व कर दी। तो इसका मतलब क्या है? मच स्मॉलर देन अदर रैट्स नहीं होगा, हैड ऑलरेडी लर्न द मेज इन फर्स्ट। आंसर बी होगा कि उसने पहले ही मेज के रास्ते याद कर लिए थे 9 दिन में, लेकिन उसने 10वें दिन इसलिए दिखाया क्योंकि उस दिन उसको खाना मिला था, रिवॉर्ड मिला था, रीइंफोर्समेंट मिली थी। सेलिगमैन फाउंड मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन हिज हेल्पलेसनेस डॉग्स एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम। तो सेलिगमैन ने क्या बोला था, जो लर्नड हेल्पलेसनेस होती है वो किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बींग्स में किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बींग्स में डिप्रेशन से रिलेटेड है। कोलर डिटरमिन्ड दैट Sultan's 2-6 solution to the banana problem was an example of insight because it was। तो कोलर ने क्या बोला था कि वो जो उसने सडनली सुल्तान चिंपांजी ने दोनों स्टिक जोड़ के बनाना ले लिया, तो वो क्यों हुआ? एकदम से सडन इंसाइट क्यों हुआ? रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग था, वो सडन एंड रैपिड था, अराइव्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड था, इंटेलिजेंट था। तो वो क्या था? वो ट्रायल एंड लर्निंग का एग्जांपल ऑफ इनसाइट, बिकॉज इनसाइट्स क्यों बोला उसको? क्योंकि वो सडन एंड रैपिड था। ट्रायल एंड लर्निंग का वजह से नहीं हुआ था, वो सडन एंड रैपिड था, इसलिए उसको इनसाइट बोला है। In Bandura's study, Bobo doll children in the group that saw the model punished did not imitate the model at first. They would only imitate the model if a given reward for doing so. The fact that these children had obviously learned the behavior without actually performing, it is an example of। तो ये बार बार मैंने आपको बोला ही था कि उन लोगों ने इमिटेट नहीं किया बिहेवियर, लेकिन जब उन्हें रिवॉर्ड मिला तब उन्होंने वो बिहेवियर दिखाया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उनको याद था, लेटेंट लर्निंग। और लास्ट है मिरांडा wanted to make a casserole she saw on TV food show. She bought the ingredients, put them together, baked it, served at the dinner that night. To her horror, it tasted awful. She realized that she had left out a key ingredient and vowed next time to write everything down as she watched the show. Miranda's dinner disaster was an example of failing at which of Bandura's 4 elements। तो उसने टीवी में कोई रेसिपी देखी, उसने उसको
सोच के फिर वो बनाया, लेकिन वो ठीक नहीं बना। उसको याद आ गया कि वो कोई चीज उसमें डालना भूल गई है। तो वो जो भूल गई है वो चारों में से किससे रिलेटेड है? टेंशन में, इमिटेशन में, मोटिवेशन की मेमोरी? मेमोरी से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे क्विज खत्म हो गया। इसके आगे चैप्टर फिनिश है, एक क्विज और है इसके आगे। ये चैप्टर की समरी है पूरी। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ ताकि आप इसको वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आंसर्स नोट कर सको। काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर है और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब पूरे चैप्टर का ही एक क्विज है यहाँ पे, सब कुछ एक साथ यहाँ पे पूछा हुआ है इन्होंने। पूरे चैप्टर में जो जो हमने पढ़ा 25 क्वेश्चंस हैं, ये भी देख लेते हैं एक एक करके। तो इसका क्विज को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है लर्निंग इज, तो सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है। डेफिनेशन है एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस। दूसरा क्वेश्चन है इन योर कॉलेज डॉर्म एनी टाइम यू टेक अ शावर someone always flushes the toilet and causes the water in your shower to turn icy cold, making you cringe. After several episodes like this, you find that you tend to cringe whenever you hear a toilet flush. No matter where you are in this example, what is the conditioned stimulus? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप सपोज आप अपने कॉलेज डॉर्मेट्री में, जब आप जैसे वहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो आप वहाँ पे शावर ले रहे हो, और कोई हमेशा जब भी आप बाथरूम में शावर ले रहे होते हो तो कोई टॉयलेट का फ्लश करता है, तो उससे आपके शावर का पानी ठंडा हो जाता है। अब कुछ कनेक्शन इसमें बताया हुआ है, कुछ आपको समझाने के लिए बोला हुआ है कि शावर का पानी ठंडा हो जाता है, तो उससे आपको अच्छा नहीं लगता। अभी ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब भी आप फ्लश का साउंड सुनते हो आपके शावर का पानी ठंडा हो जाता है। तो अब आप जब भी वो आवाज सुनते हो कहीं भी फ्लश करने की, तो आपको वही चीज याद आ जाती है जो आपको ठंडा पानी लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता। तो वो इस केस में जो आपकी जो कंडीशनिंग हो गई है आवाज को सुन के, आपका जो रिस्पॉन्स आता है ऑटोमेटिकली, तो कंडीशन स्टिमुलस क्या है इस केस में? कोल्ड वाटर है स्टिमुलस, के साउंड ऑफ फ्लशिंग है स्टिमुलस, क्रिंजिंग रिएक्शन आपका स्टिमुलस है, कि साइट ऑफ टॉयलेट? देखो रिएक्शन तो स्टिमुलस नहीं होता, वो तो रिस्पॉन्स होता है। साइट ऑफ टॉयलेट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कहीं साइट ऑफ टॉयलेट की बात ही नहीं की। अब ये दोनों स्टिमुलस हैं जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो कोल्ड वाटर की वजह से रिस्पॉन्स आना तो नेचुरल है, तो ये तो अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया। कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया? जो उससे पहले फ्लशिंग की साउंड आती है, ये हो गया अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस। कोल्ड वाटर से ठंडा पानी से क्रिंज होना तो नॉर्मल है, तो ये तो अनकंडीशन स्टिमुलस हुआ, अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ। लेकिन अगर फ्लशिंग के साउंड से भी आप क्रिंज कर रहे हो तो ये कंडीशन स्टिमुलस और ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन, अ चाइल्ड हैज बीन क्लासिकली कंडीशन टू फियर अ व्हाइट रैट। तो ये वो लिटिल एल्बर्ट वाला आप याद करो एक्सपेरिमेंट, वही वाला है ये। इफ द चाइल्ड ऑल्सो शोज फियर व्हेन शोन अ व्हाइट रैट, दिस इज कॉल्ड व्हाइट रैबिट, सॉरी। तो वो अगर बच्चे को व्हाइट रैट से डरने के लिए कंडीशन कर दिया, लेकिन वो रैबिट को भी देख के डर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो गया कि वो व्हाइट कलर की कोई भी एनिमल को देख के डरने लग गया। You move out of your dorm into an apartment shared with 3 other people. Unlike the shower in the dorm, the shower does not turn cold when the toilet is flushed, and eventually you stop cringing every time you hear the flushing sound. What is occurred? तो ये कह रहे हैं कि आपने जैसे कहीं और दूसरी डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर लिया और वहां पे जब कोई फ्लश की आवाज आती है तो पानी ठंडा नहीं होता है, तो धीरे धीरे आपका रिएक्शन जो है वो
खत्म हो गया, जो उसकी आवाज सुन के आप क्रिंज करते थे वो रिएक्शन अब नहीं होता, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटिंक्शन कहेंगे, जब धीरे धीरे रिएक्शन खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, when one condition stimulus is used to create another, this is called, जब एक कंडीशन स्टिमुलस को हम यूज करते हैं दूसरा बनाने के लिए, दूसरा कंडीशन स्टिमुलस क्रिएट करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने हायर ऑर्डर कंडीशनिंग भी पढ़ा था ना, कि जब हम बेल की साउंड बजा रहे थे क्लासिकल कंडीशनिंग में, उसके पहले हमने चुटकी बजा के भी उसको भी कंडीशन स्टिमुलस बना दिया था, तो वो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, Tanya ate out with some friends and had fried oysters. The next morning she was nauseated and sick for much of the day. The next time she saw someone eating fried oysters, she felt queasy and quickly looked away. Her queasiness is at the sight of fried oyster was probably due to, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किसी ने, टैनिया है जिसने एक बार बाहर खाना खाया और उसने फ्राइड ऑयस्टर खाए और घर जाके उसकी तबीयत खराब हो गई, और अगली बार जब उसने किसी को खाते हुए देखा तो उसको देख के अजीब सा लगने लग गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हुई थी। तो इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट वाला याद होगा आपको, कंडीशन टेस्ट अवर्जन पढ़ा था हमने। उसके बाद है द फैक्ट दैट सम काइंड ऑफ स्टिमुलाई लाइक अ टेस्ट आर मोर इजीली एंड क्विकली कनेक्टेड टू अ रिस्पॉन्स लाइक नॉजिया इज एक्सप्लेन्ड बाय द कॉन्सेप्ट। कोई कोई जो स्टिमुलाई होते हैं वो बहुत जल्दी हमें कंडीशन कर देते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस। कुछ चीजें होती हैं जो सरवाइव करने के लिए जरूरी होते हैं, तो वो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ज्यादा ट्रायल की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 है, द की टू द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस मस्ट। तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के जो हमने पढ़े थे, उसमें से एक प्रिंसिपल के बारे में ये पूछ रहा है। Provided information about coming of the unconditioned response, provided information about coming of the unconditioned stimulus, providing information about the coming of the conditioned response, act as a substitute for conditioned stimulus। तो ये कह रहा है कि कंडीशनिंग होने के लिए क्या जरूरी है कि जो कंडीशन स्टिमुलस आ रहा है वो क्या करना चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि उसके बाद एक अनकंडीशन स्टिमुलस भी आने वाला है। जैसे बेल की आवाज बजी तो उसके बाद वो आएगा, खाना आएगा, तो कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के बारे में प्रिडिक्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, in classical conditioning the dash are important in learning, but in operant conditioning it is the dash that determine whether learning will occur or not। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में वो करने के लिए, लर्न करने के लिए क्या जरूरी है, एंटीसीडेंट स्टिमुलस जरूरी है, उससे पहले जो स्टिमुलस आता है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस होता है। ये हमने पढ़ा था ना कि क्लासिकल में पहले जो चीज आ रही है वो इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेंट में उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, हु एडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट टू लर्निंग थ्योरी। किसने रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट ऐड किया था लर्निंग थ्योरी में, स्किनर ने किया था, BF स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is not an example of secondary reinforcer। सेकेंडरी reinforcer होता है जिससे हम प्राइमरी वाले को, जिससे जो प्राइमरी वाले से हम जिसको खरीदते हैं, जैसे मनी प्राइमरी reinforcer है और मनी से खरीदी हुई चीजें सेकेंडरी reinforcer है। तो इसमें से कौन सा सेकेंडरी reinforcer नहीं है, इज एन, अच्छा सॉरी, किसमें से कौन सा सेकेंडरी reinforcer है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी reinforcer। तो कैंडी बार सेकेंडरी है, कैंडी बार भी सेकेंडरी है। ग्लास ऑफ वाटर प्राइमरी है क्योंकि आपका प्राइमरी नीड पूरा करता है, थर्स्ट जो होता है। पेटिंग अ डॉग ये भी प्राइमरी है क्योंकि आप पेटिंग से कोई चीज,
आप किसी को पेटिंग मतलब किसी को अप्रिशिएट करके, जैसे डॉग है उसको अप्रिशिएट करके आप कोई काम करवा सकते हो, ये प्राइमरी हो गया। प्रेजिंग भी एक तरह से पेटिंग होती है, भी प्राइमरी हो गया। तो सेकेंडरी रीइंफोर्सर में इसमें कैंडी बार ही बचा है, तो कैंडी बार ही होना चाहिए आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। Joaquin's parents have given his 2-year-old daughter Mary a very noisy Jack in the Box toy for her birthday. Mary loves to turn the crank and make the puppet pop up over and over and over. Desperate to have some peace and quiet, Jacqueline gives Mary a popsicle which distracts her and produces the quiet he was craving for. But when the popsicle is finished, Mary goes back to the toy, cranking and cracking. Joaquin tries another popsicle. What kind of reinforcement process is taking place in this situation? तो ये बोल रहे हैं कि जैसे जोक्विन है उसके पेरेंट्स ने, जोक्विन पेरेंट हैव गिवन हिज 2-year-old डॉटर मैरी। अच्छा, जोक्विंस की 2-year-old डॉटर है मैरी, उसको जोक्विंस के पेरेंट्स ने कोई टॉय लाके दिया जो बहुत नॉइजी टॉय है। अब मैरी उसको बार बार यूज करती है तो बहुत आवाज आती है उससे, तो जब बहुत नॉइज से परेशान होके जोक्विन ने क्या किया, उससे वो टॉय लेके उसको कुछ खाने के लिए दे दिया, पॉप्सिकल मतलब कोई कैंडी टाइप की चीज दे दी, जिससे उसने उस टॉय को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, वो जब कैंडी खत्म हो गई तो दोबारा से मैरी ने वो टॉय उठा लिया और फिर से वो आवाज होने लगी नॉइजी। तो उसने क्या किया, दोबारा से एक और कैंडी लाके उसको दे दी और वो टॉय उससे ले लिया। तो अब ये क्या है, ये किस तरह की रीइंफोर्समेंट है? मैरी इज बीइंग पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड कर रहे हैं, क्या उसको टॉय से खेलने के लिए पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं? कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव में तो हम देते हैं, यहाँ तो वो उससे ले रहा है टॉय। पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। Being negatively reinforced for giving her the treat by the absence of the noise। तो ये आंसर ठीक है कि वो उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहा है, उसको ट्रीट देके बाय द एब्सेंस ऑफ द नॉइज, क्योंकि उससे उसकी नॉइज नहीं हो रही है। तो जब कोई ऐसी चीज जो हमें नहीं चाहिए उसको हम उस चीज को हम हटा देते हैं तो उसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रही है। Question number 13. Sherry wants her dog to heel on command. At first, she gives the dog a treat for coming to her when she speaks the command, heel. Then she only rewards the dog when it stands at her side when she gives the command, and finally rewards the dog only when it is at side facing front. Sherry is using, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि शेरी जो है वो चाहती है कि उसका डॉग हील पे, मतलब जैसे पैर पे खड़े होते हैं ना डॉग्स, वैसे ही खड़ा हो जब वो बोले, कमांड दे हील। तो पहले तो क्या होता है, एट फर्स्ट शी गिव्स द डॉग अ ट्रीट फॉर कमिंग टू हर व्हेन शी स्पीक्स द कमांड हील। तो पहले जब भी वो डॉग उसके पास आता है उसकी कमांड सुन के तो वो उसको ट्रीट देती है। देन शी ओनली रिवॉर्ड्स द डॉग व्हेन इट स्टैंड्स एट हर साइड व्हेन शी गिव्स द कमांड, and finally rewards the dog only when it is at her side and facing front। मतलब वो पहले उसको सिखाना चाहती है कि जब भी वो कमांड दे वो उसके हील पे खड़ा हो जाए। तो वो कैसे सिखाती है ये चीज उसको, पहले तो वो उसको अपने पास बुलाती है कमांड दे के, तो वो जब आता है उसको तब रिवॉर्ड देती है। फिर वो धीरे धीरे उसके साइड पे खड़ा होता है तब रिवॉर्ड देती है, एंड फाइनली जब वो हील पे खड़ा होना सीख जाता है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो रिवॉर्ड देते हैं स्टेप वाइज, ताकि उसको पूरा कंडीशन कर सके, तो उस चीज को हम बोलते हैं शेपिंग, जिसमें हम एनिमल्स को ट्रेन करते हैं। शेपिंग के थ्रू हम एनिमल्स को ट्रेन करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में रिवॉर्ड देना होता है, जो वो एक्शन करते हैं उसको हम ब्रेक कर देते हैं टुकड़ों में और हर एक एक्शन के बाद रिवॉर्ड देते हैं। 1-year-old Ben learned to say the word duck when his mother showed him a duck in their backyard.
That evening he sees a cartoon with a rooster in it and says duck, pointing to the rooster. Ben is exhibiting. 1-year-old Ben है, उसको उसकी मदर ने बैकयार्ड में डक दिखा के बोलना सिखाया कि ये डक होती है, इसको डक बोलते हैं. लेकिन जब उसने टीवी में एक रूस्टर देखा, रूस्टर मतलब वो होता है मुर्गा होता है, उसको देख के भी उसने डक बोल दिया. तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है बेन इस टाइम पे, वो जनरलाइजेशन कर रहा है, वो सेम समझ रहा है, दोनों स्टिमुलस को सेम समझ रहा है. For every 10 boxes of cookies that Lisa sells, her scout troop gets $1. Lisa is being reinforced on what schedule? अब ये शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में से क्वेश्चन है कि जब भी वो 10 बॉक्स बेचती है तो उसको $1 मिलता है. अब यहाँ पे टाइमिंग की बात नहीं हो रही है, टाइमिंग होता तो इंटरवल होता, ये अमाउंट की बात हो रही है तो ये रेशो है. तो दैट मीन्स वो फिक्स्ड रेशो बेच रही है तो उसको $1 मिल रहा है. तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड रेशो. डेनिस बाइज अ लॉटरी टिकट. लॉटरी टिकट वाला एग्जाम्पल हमने भी डिस्कस किया था. एवरी सैटरडे यूजिंग द सेम सेट ऑफ नंबर्स. ऑल्दो ही हैज won $25 on one occasion, he keeps on buying the tickets. In fact, he is a little afraid that if he doesn't buy a ticket, that would be the one that would win really big. The fact that Dennis seems addicted to buying lottery tickets is common character. तो ये लॉटरी वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि हम लॉटरी हर बार खरीदते हैं ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन नहीं खरीदी है उस दिन नंबर आ जाए. तो इसमें क्या है कि हमारा एक तो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है. और इसमें दोनों वेरिएबल में से क्या चीज वेरिएबल है, अमाउंट वेरिएबल है कि टाइम वेरिएबल है. यहाँ पे ये लॉटरी खरीदता जा रहा है ये सोच के कि पता नहीं कितनी बार खरीदने के बाद नंबर आएगा. तो अमाउंट वेरिएबल है, रेशियो वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल नहीं है. टाइम वाला एग्जांपल किसमें था, जिसमें वो फोन डायल करने वाला हमने बात की थी. Sandy had learned that if her mother was smiling at her when she came into the kitchen, it meant that Sandy would probably be given a treat to eat if she asked nicely. But if her mother was frowning, she would not give Sandy anything but instead would shoo her away. Sandy's mother's facial expression was serving as. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सैंडी की मदर जब वो सैंडी देखती है कि जब भी वो किचन में आती है तो उसकी मदर स्माइल करती है तो उसको लगता है कि अब उसे कुछ ट्रीट मिलेगी. लेकिन जब उसकी मदर फ्राउन करती है तो उसको लगता है कि ट्रीट नहीं मिलेगी. तो उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं सैंडी के लिए, स्टिमुलस की तरह काम कर रहे हैं. तो कौन सा स्टिमुलस हुआ, क्योंकि वो दो अलग अलग एक्सप्रेशंस है ना, एक है स्माइल वाला, एक एक्सप्रेशन स्माइल वाला है, एक एक्सप्रेशन फ्राउन वाला है, और दोनों में रिस्पॉन्स अलग अलग मिलेंगे उसको पता है सैंडी को. तो इसका मतलब वो दोनों ही स्टिमुलस में वो कर पा रही है, डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है कि वो दोनों अलग अलग स्टिमुलस हैं. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस. Question number 18. Liz failed her math test, so her parents told her that she could not play video games for a month. Her parents was using. तो अगर वो मैथ का टेस्ट फेल हो गई है लिज तो उसके पेरेंट्स ने बोला है 1 महीने तक वीडियो गेम नहीं खेल सकते. तो कौन सा वाला पनिशमेंट है ये, पनिशमेंट बाय रिमूवल. रिमूवल मतलब कोई चीज हटा के. टू मेक पनिशमेंट मोर इफेक्टिव इट शुड बी. पनिशमेंट को इफेक्टिव ज्यादा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इंटेंस नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव टाइप सच एज स्पैंकिंग नहीं होनी चाहिए, पेयर्ड विद रीइंफोर्समेंट. हमेशा उसको रीइंफोर्समेंट के साथ पेयर करना चाहिए कि पहले आपने पनिश कर दिया फिर लेकिन जब वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उसके बाद उसको रीइंफोर्स भी करना है. इन अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ये हमने वो टेक्निक पढ़ी थी ना अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसमें हम मॉडिफाई करते हैं बिहेवियर. क्या करते हैं इसमें यही पूछ रहे हैं. इन अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में क्या होता है, स्किल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर स्मॉलर स्टेप्स एंड देन रीइंफोर्स्ड. पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन इज ऑफन, ये तो नहीं है. रिसर्च डेवलप न्यू थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये भी नहीं है. बेसिक, तो इसमें ये पहला वाला ही आएगा कि स्किल्स आर
broken down into smaller steps and then reinforced. तो शेपिंग वाला भी इसी में आता है, क्योंकि कि हम स्किल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर देते हैं और फिर उनको हर एक स्टेप पे रीइंफोर्समेंट देते हैं. शेपिंग इसी का एग्जांपल था. 21. Jodie has had repeated failure at asking guys out on dates. Finally, she gives up. One day at the office, a really nice guy seems to be interested in her, but she refuses to even approach him. What concept might explain her reluctance? तो जोडी जो है उसने काफी बार जैसे बोला है कि बहुत बार वो इस चीज में फेल हो गई है कि जब भी वो किसी को डेट के लिए पूछती है उसको मना कर देते हैं, और ये बहुत बार उसके साथ हो चुका है. तो उसने फाइनली गिव अप कर दिया. लेकिन एक बार उसके ऑफिस में कोई ऐसा आया जो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था, बट फिर भी उसने मना कर दिया. तो यहाँ पे क्या था? लर्नड हेल्पलेसनेस थी. उसने ये उसके माइंड में ये चीज बैठ गई थी कि वो अपना जो गोल है वो अचीव कर ही नहीं सकती है. 22. Jared's father is ill and cannot prepare his famous chili recipe, which Jared has watched his farmer make many times. When his father tells Jared that he must cook the chili, he panics at first, but then Jared finds that he knows how to put the recipe together anyway. तो सिंपल है, जेरेड के फादर बीमार है वो, और वो उनकी अपनी जो फेवरेट रेसिपी है वो नहीं बना पा रहे. जेरेड ने उनको बहुत बार देखा था वो बनाते हुए, लेकिन जब उसके फादर ने उसको बनाने के लिए बोला तो शुरू में तो वो पैनिक हो गया कि मैंने तो कभी बनाया नहीं है, मुझे नहीं आती. लेकिन जब धीरे धीरे उसने करनी शुरू की तो उससे बन गई. उसने पहले कभी नहीं बनाई थी फिर भी बन गई. तो उसका क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग, कि वो देख देख के उसको आ तो रहा था लेकिन उसने कभी किया नहीं था जब तक जरूरत नहीं पड़ी. Archimedes was told by a king to find a way to prove that a gold crown was really gold. While in his bath, he noticed the water that his body displays out of the tub and shouted, "Eureka!" which means I found it. If the crown was really gold, it should displace the same amount of water as an equal amount. ये पूरा एक यहाँ पे इन्होंने साइंस का एक पूरा वो दे रखा है एक्सपेरिमेंट कि आर्किमिडीज ने कैसे पता करा था कि वो जो गोल्ड का उसके पास क्राउन है वो सच्ची में गोल्ड का है. तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करा था. उसने बहुत दिन सोचा था कैसे करूंगा, फिर सडनली उसको एक बहुत टाइम ट्रायल एंड एरर करने के बाद उसको एक सडनली एक तरीका मिल गया था जिसमें उसने वो प्रूफ करके दिखा दिया था कि वो गोल्ड का ही है एक्चुअली. तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि उसको पानी में टब में डाला था, जितना पानी बाहर आके गिरा था उतना अमाउंट उसने मेजर करा था. तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद सडनली उसको ये तरीका एकदम से आ गया था करने का. तो ये कौन सी लर्निंग होती है? ये इनसाइट लर्निंग होती है. Jared realized that he had learned how to prepare his father's famous chili by watching his father in the kitchen for many years. This kind of learning is called. जेरेड को ये रियलाइज हुआ, ये अब ऊपर वाले का एग्जांपल ले रहे हैं कि उसको ये रियलाइज हो गया कि वो बहुत दिनों से अपने फादर को देख रहा था कोई चीज बनाते हुए, और देखते देखते उसे वो चीज लर्न हो गई. तो ये कौन सी लर्निंग हुई? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई. और लास्ट क्वेश्चन है, Barry would really like to learn to do ballroom dancing, but he has a severe limp in his left leg. Although he watches ballroom dancing on television, can remember all the moves, he will be very unlikely to be able to learn to dance this way because he is missing a key element of the observational learning. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बैरी जो है वो टीवी में बॉलरूम डांसिंग देखता है तो उसको मन करता है करने का. वो बहुत बार देख चुका है टीवी में, उसको याद भी है, मतलब वो अटेंशन भी पे कर रहा है, वो याद भी कर रहा है, पर वो कर नहीं सकता क्योंकि उसका एक पैर जो वो हैंडीकैप है, तो वो कर नहीं सकता एक्चुअली में डांस. वो मोटिवेटेड भी है करने के लिए लेकिन वो इमिटेशन नहीं कर सकता. तो क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे? आंसर इसका सी है कि वो इमिटेट नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो वो है वो हैंडीकैप है, तो वो इमिटेट नहीं कर सकता. बाकी सारी चीजें तो हैं. तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर 5 लर्निंग